इंसान जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानता, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में इंसान नहीं जानता, अगर जानता भी है तो कुछ इंसान जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। तो ना जानने वाले उनको रद्द करते रहते हैं कि नहीं, इसका इल्म बस एक ही ज़ात को है, उस ज़ात के अलावा इस चीज़ का इल्म किसी के पास नहीं है। और फिर वो खुद ही लोग वेदर चेक करते हैं और कहते हैं कि इसके मुताबिक यहाँ बारिश है, और फिर वैसा हो भी जाता है। फिर बताया जाता है कि यहाँ इन इलाकों में हवा चलेगी, फिर उन इलाकों में वाकई ही हवा चलती है। तो जहाँ उन्होंने कह दिया वेदर के मुताबिक, मौसम के मुताबिक, वेबसाइटें हैं इंटरनेट पे कि यहाँ बारिश होगी, तो फिर वहाँ बारिश हो जाती है। लेकिन जब कभी वहाँ ऐसा ना हो तो कहते हैं कि ये जो है ना बस ऐसे ही बातें बनाई हुई हैं और अंदाजे वगैरह लगाते हैं, पंजाबी में कहेंगे कि तुक्के ला। तो इस तरह जो है इन बातों को मुस्तरद कर दिया जाता है। तो चलें आज हम ग्राउंड रियलिटी पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि बारिश होती कैसे है, क्या इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात को है या कुछ इल्म इंसान के पास भी हैं, और क्या इंसान ज़िंदगी में कुछ कर सकता है, कुछ सीख सकता है, या सिर्फ ऑलरेडी बने बनाए नसीब में वो कॉपीराइट चलता रहता है कि बस ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। तो सब कुछ जब अल्लाह ही करता है तो तुम देख सकते हो कि अगर ये कहो कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो यहाँ कोई जुल्म कम हो रहे हैं? क्या गाज़ा में कम जुल्म हो गए? क्या मुसलमानों पे कम जुल्म कर रहे हैं यहूद और नसारा? तो ये सब जो जुल्म हो रहे हैं, और ये तो अल्लाह के ख़ास मानने वाले थे, फिर इन पे ही जुल्म क्यों? और क्या फिर ये अल्लाह की रज़ामंदी से हो रहे हैं? जब एक पत्ता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिल सकता, तो क्या इंसान अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर ही हिले जा रहे हैं? कुछ ना कुछ चीज़ों के पीछे लॉजिक होती है। अल्लाह बहुत कुछ करता है और कुछ ना कुछ काम इंसान भी करते हैं, कुछ करने की फ्रीडम भी तो है इंसान के पास। लेकिन जब हमाकत इंतहा दर्जे पे पहुंच जाए कि मैंने कोई अपना जहन इस्तेमाल नहीं करना, कोई किसी किस्म का तर्क और लॉजिक मैंने नहीं मानना, मुझे जो रटी रटाई बातें मिलेंगी मैं उनको एक्सेप्ट करता रहूँगा। और ऐसा करते क्यों मान लेते हैं रस्मी और बनी बनाई बातों? क्योंकि सर्च करने के लिए सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और बनी बनाई फ्री में आइडियालॉजी मिल जाए और फिर अगर उसमें कुछ गलत साबित हो गया तो फिर अपने आप को बदलना भी पड़ेगा। और जब इंसान की एज कुछ समझने और रिसर्च करने के काबिल होती है, तब वो इंसान जो है वो लगभग 30-40 की उम्र तक पहुंच चुका होता है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये बन जाता है कि क्या वो फिर ये तस्लीम करे कि अब तक वो जो जी रहा था वो उसने गलत जिया, तो वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए फिर वो जो बना बनाया शुरू से उसे नॉलेज मिल जाता है, फिर वो उसी को पूरी ज़िंदगी दोहराता रहता है और उसे अपनी ज़ात का हिस्सा मान लेता है। इसीलिए उसकी उस पहचान पे, उस मज़हब पे, उस रस्म व रिवाज पे, उस अकीदे पे जब कोई उंगली उठाता है तो वो समझता है कि ये मेरी ज़ात पे उठाई गई उंगली है। बहरहाल ये आज का हमारा मौजू नहीं है। आज हम सिर्फ इतना जानेंगे कि बारिश आखिर होती कैसे है। तुम लोगों ने सिंपली ऐसी ज़बान में बात करूँगा, बात करने में इंग्लिश में भी हो सकती है, लेकिन वो लैंग्वेज जो इजीली समझ आ सके। तो आपने कभी देखा होगा अपने घर में, या खुद आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी केतली में या किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, तो जब उसके नीचे आप आग जलाते हैं तो उसमें से जो भाप उठना शुरू होती है, उस आग को नीचे जलती रहने दें तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो सारा पानी जो उस बर्तन में था वो बिल्कुल गायब हो गया। तो क्या वो पानी ख़त्म हो गया?
क्या पानी ख़त्म हो भी सकता है? पानी की मुख्तलिफ हालतें हैं। पानी ठोस भी हो सकता है बर्फ़ की हालत में। माया जो आम जिसको हम नहरों में, घरों में इस्तेमाल के लिए देखते हैं, माया है। और गैस हालत वो जो भाप बन के निकल रही है। और जो तुम आसमान में ये सफ़ेद सफ़ेद देखते हो, कोई झाग वगैरह बनी हुई है हवाओं में, कैसे तैर रही है? क्या ये भाप है? तो जब वो आपने केतली में गर्म की तो वो कैसे भाप बन के उड़ गया? पानी कैसे उड़ सकता है? ज़मीन की ग्रेविटी का रूल है कि वो चीज़ों को नीचे खींचती है। तो भाप पे ये ग्रेविटी वर्क कर क्यों नहीं पाई? तो इसमें जो असल रियलिटी है दोस्तों, वो ये है कि वो ज़रात इतने हल्के हो जाते हैं कि ज़मीन की ग्रेविटी उन्हें नहीं पकड़ पाती, और एक मखसूस टेम्परेचर पे वो इस कदर हल्के हो जाते हैं कि वो ज़मीन की ग्रेविटी से आज़ाद होकर ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं। और जब किसी एरिया में बहुत सारा दूर दूर तक पानी मौजूद हो और सनलाइट पड़ती रहे, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी केतली से, आपके बर्तन से ही भाप बन के उठे। तो बड़े से एरिया में पानी खड़ा था, सन की लाइट पड़ती रही, भाप बनी और उठती रही। ये भाप ही हवाओं में तुम जब ऊपर देखते हो तो कहते हो ये सफ़ेद बादल बने हुए हैं। तो ये ज़मीन से उठी हुई भाप ही है। यहाँ तक कन्फ्यूजन निकल गई कि बादल बनते कैसे हैं। ज़मीन के ऊपर मौजूद पानी से भाप बनती है सन की लाइट की वजह से, और वही भाप, यही ज़मीन से उठा हुआ पानी भाप बन के हवा में खड़ा होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत हल्के होते हैं। ये हज़ारों टन पानी तुम कह सकते हो जो हवाओं में तैर रहा है। कैसे? क्योंकि सिंपली इसमें फिज़िक्स के लॉ देखें अगर हम, इतना हल्का वज़न है उन ज़रात का कि ज़मीन की ग्रेविटी उन्हें पकड़ नहीं पा रही। और ये बारिश फिर होगी कैसे? जब ये ज़रात आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि है तो ये भाप पानी ही, तो जब जब ये ज़रात आपस में जुड़ते जाएंगे तो फिर एक कतरा बनेगा, और जो ही एक कतरा बनेगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी का लॉ अप्लाई होगा। ग्रेविटी मतलब ज़मीन की कशिश शकल। मैं कोई चीज़ छोड़ता हूँ, सीधी ज़मीन की तरफ गिरती है, ये है ज़मीन की ग्रेविटी। तो अब ऊपर बादल थे, बादल ज़रात में तकसीम थे, वो नहीं गिरने वाले, उनको उनका प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलेगा तभी वो बरसेंगे। तो जब तक थोड़ी हीट बनी रहेगी, गर्मी बनी रहेगी, वो ज़रात जो हैं वो हल्के होके हवा में लहराते रहेंगे। यूं ही वो वही ज़रात किसी ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां का टेम्परेचर ज़रा लो हो, तो लो टेम्परेचर में वो ज़रात जो हैं वो उनको उड़ने में मुश्किल होगी, क्योंकि टेम्परेचर लो हुआ तो फिर वो ज़रात नीचे की तरफ आने शुरू होंगे, और जब वो आपस में जुड़ेंगे तो वही कतरे बनेंगे और फिर वो वापस ज़मीन पे आएंगे। तो इस तरह बारिश का सर्कल मुकम्मल होता है। बारिश कोई आसमानों से आती नहीं, और आसमान कोई फिजिकल चीज़ है भी नहीं। ये बड़ा वहम है कि कोई आसमान से आया है, आसमान पे ये है, आसमान पे कहीं होने के लिए वहाँ की कोई सतह भी तो होनी चाहिए। मैं यहाँ ज़मीन पे खड़ा हूँ तो ये एक सतह है, छत पे खड़ा होऊंगा तो एक सतह है, इसके ऊपर ठहरा जा सकता है, कंक्रीट सख्त जगह मौजूद है। तो किसको, जिसको तुम नीला कहते हो, नीला आसमान कहाँ है वो? जब जब तुम ऊपर जाओ तुम्हें रुकने और ठहरने के लिए कोई ग्राउंड स्पेस और सतह नहीं मिलने वाली कि ऐसे एक सतह थी आसमान उस नीला सा, उसके ऊपर यूं खड़ा हुआ जा सकता था और उसके ऊपर पानी खड़ा हो गया और ऐसे जब वो हिला तो सारा पानी एकदम से आ गया।
तो अब दो बातें तो क्लियर हो गई कि एक जो ऊपर बादल हैं वो ज़मीन से ही भाप बन के उठते हैं, वो कहीं और से नहीं आ रहे, वो ज़मीन से ही उठे हैं, यहाँ तक क्लियर। अब वो बारिश हवा में मौजूद हैं तो गिर क्यों नहीं जाते, इतना वज़न है उनका तो उनको नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन वो गिरते नहीं। इसके लिए उन्हें उसका प्रॉपर वेदर सिस्टम चाहिए जहाँ पे पूरे हालात बने कि वो ज़रात आपस में जुड़ें और फिर कतरे बन के नीचे गिरें, तो इस तरह बारिश होती है। ये दूसरी बात हो गई। अब जो वेदर वाले हैं, वेदर मतलब मौसमी हालात, तो जो वेबसाइटें जो मौसमी हालात वगैरह बताती हैं वो कैसे जान लेती हैं? तो सिंपली वो इन चंद चीज़ों को आपस में जो है वो लिंक करती हैं कि वहाँ पे नमी कितनी है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है और क्या क्या कंडीशनें मिक्स हों तो बारिश हो सकती है। तो इन सब कड़ियों को आपस में जोड़ के तो वो परफेक्टली अंदाज़ा लगा देते हैं। कई बार वहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं बनती और बारिश नहीं भी होती, लेकिन अक्सर औकात वहाँ पे प्रॉपर, लेकिन जो कानून है कि इतना टेम्परेचर होगा, इस तरह का सिस्टम अगर वहाँ पे माहौल बना तो फिर बारिश होगी, तो फिर वहाँ बारिश होती है। तो बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए कि इंसान कुछ तो मंतक और लॉजिक से काम ले, कि हर चीज़ का इल्म सिर्फ उसी के पास नहीं, तो कुछ इल्म इंसान के पास भी होते हैं, लेकिन इंसान अपनी गफलत और अपनी नींद को किसी सूरत छोड़ने को तैयार जब नहीं होता तो फिर वो कहता है ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े आलम भी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, और बड़े बड़े अहमक भी बाज़ औक़ात कह देते हैं, बल्कि अहमक तो इतनी जल्दी मानते नहीं, वो कहते हैं मुझे सब पता है, और जिसे सब पता है उससे बड़ा अहमक। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा हो जाता है कि कुछ ऐसे इलाकों में बारिश हो जाती है जहाँ पे नीचे से भाप बन के उठने के लिए कुछ भी नहीं था, यानी उसके पास अपना कोई पानी मौजूद नहीं था कि नीचे से भाप बनती और वो भाप का पानी ऊपर जाता, ऊपर बादल बनते और वापस ज़मीन पे आता, तो वहाँ से नीचे भाप बनने के लिए कुछ था नहीं, तो वहाँ कैसे बारिश हो जाती है? तो देखें दोस्तों, समंदर में तुम जानते हो कि 71% दुनिया का एरिया समंदरों ने घेर रखा है। मुसलसल धूप पड़ती है तो भाप बन के उठती रहती हैं, और हवाओं के साथ ये लो वज़न, कम वज़न वाले पार्टिकल्स हवा में तैरते रहते हैं, और जहां इन्हें इनका मतलूबा वेदर मौसमी कंडीशन मिल जाए वहीं पे बरस पड़ते हैं, और बहुत भारी मिकदार में समंदर से उठते हैं, और रास्ते में जहाँ जहाँ इनको इनका प्रॉपर मौसमी सिस्टम मिलता रहे वहाँ वहाँ ये बरसते रहते हैं। और चाहे उसके नीचे वो भाप नहीं भी उठी तो वो समंदर से उठी हुई भाप वहाँ भी बारिश कर देती है जहाँ नीचे से भाप उठने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ दोस्तों एक और बड़ी चीज़ मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, शायद आप लोग भी जानते हो और इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि इन दरियाओं में पानी आता कहाँ से? दरियाओं में पानी कहाँ से आता है? दरियाओं के पास कोई अपना पानी सिस्टम क्या कोई ज़मीन के नीचे से निकलता है? कहाँ से आता है? तो सिंपली ये दरियाओं में पानी पहाड़ों से उतरता है। कोई दरिया इंसानों ने तो बनाए नहीं, इंसानों ने दरियाओं को नहीं बनाया, दरिया इंसानों की मौजूदगी से पहले थे, इंसानों की आबादियां इन दरियाओं के किनारों पे बनी। तो ये दरिया की इब्तदाई शक्लों को नहीं जानते, इंसान की हज़ारों साल पुरानी तारीख भी दरियाओं की इब्तदा को नहीं जानती। दरिया इससे कहीं कदीम है, तो बने कैसे? पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ मौजूद है, और जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है
तो वही बर्फ जो पिघल कर नीचे आना शुरू हो जाती है और वही पानी फिर दरिया बनते हैं। तो देखें, जहाँ पहाड़ होते हैं दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे ख्यालों में जो पहाड़ मौजूद है कि ये ऐसे हुआ और बस ये एक पहाड़ है। जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर्स में फैले होते हैं। ये पहाड़ आगे पहाड़, छोटे पहाड़, बड़े पहाड़, नदियाँ, झीलें, ये सब एक तरतीब से होते हैं। तो इनमें बर्फ़ जमा होती है, लेकिन दोस्तों फिर भी चाहे कितना भी बड़ा इलाका हुआ, फिर उसमें पानी एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा। और ये हज़ारों सालों के इंसानों की तारीख से लेके अब तक ये दरिया चल ही रहे हैं। आखिर दरियाओं के ऊपर कितना को पानी मौजूद हो सकता है? तो अब तक तो वो पानी ख़त्म हो जाना चाहिए था, दरियाओं में आने वाला पानी। लेकिन दरिया अभी भी हम देखते हैं कि दरिया चल रहे हैं, दरियाओं में पानी है, वहाँ से नहरें निकाली जा रही हैं और समुद्री पानी खारा है, जबकि दरियाओं का पानी पीने लायक होता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि दरियाओं का पानी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, पहाड़ों से पानी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। फिर ये भी जानेंगे कि समंदर का पानी क्यों पीने लायक नहीं और दरियाओं का पानी क्यों पीने लायक है। तो पहले नंबर पे बात ये है कि जो पहाड़ हैं ये ऊंचाई पे होते हैं और ऊंचाई पे होने की वजह से इनके ऊपर टेम्परेचर लो होता है। तो दरिया का जो पानी है दरअसल वो समंदर का पानी है। पहाड़ों के ऊपर पानी कोई पैदा नहीं हो रहा। फिर ये सारी बर्फ अगर टूट के नीचे आ जाए तो बस फिर दरियाओं को ख़त्म हो जाना चाहिए, ऊपर का वाटर सिस्टम ख़त्म। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। तो दरअसल दोस्तों होता सिंपली ये है कि समंदर में मुसलसल भाप बनने का अमल जारी होता है। दुनिया का 71% एरिया समंदरों ने ही घेरा हुआ है, 29% पे टोटल खुश्की है। तो भाप बहुत बनती है। जहाँ इसको इसके मुनासिब इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ बरस पड़ती है। तो पहाड़ों से बेस्ट इन्वायरमेंट इसके लिए क्या हो सकता है? बुलंदी पे हैं, टेम्परेचर वहाँ और भी लो हो जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अरब के पहाड़ हैं, इन पे बारिश क्यों नहीं होती, ये बात अपनी जगह सच है। लेकिन पूरा सच जब हम देखते हैं तो यहाँ हमारे हिमालय के पहाड़ हैं। तो जब समंदर से भाप उठती है तो इन पहाड़ों पे पड़ती है, फिर वही बारिश का पानी वहाँ लो टेम्परेचर की वजह से कुछ जम जाता है, कुछ बह जाता है। और यही वजह है कि समंदर का पानी वहाँ पहुँचता रहता है और वहाँ पे फिर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वही पानी समंदर से उठा और समंदर का उठा हुआ पानी पहाड़ पे ठहरा। टेम्परेचर लो होने की वजह से अपनी शेप चेंज करके बर्फ़ बना और जब वही टेम्परेचर लो हुआ तो वही समंदर का पानी पहाड़ पे टेम्परेचर लो था, बर्फ़ बन गया। और फिर जब वही टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वही वाटर जो है वो नॉर्मल फॉर्म में हुआ, बर्फ़ से फिर लिक्विड फॉर्म में आया और फिर वो दरियाओं में बहा। इसीलिए जब गर्मी ज़्यादा होती है तो दरियाओं में पानी ज़्यादा आता है। तो ये एक सर्कल चलता रहता है जिसकी वजह से दरिया में पानी ख़त्म नहीं होता। और दरिया में पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों से। और पहाड़ों से पानी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहाड़ बुलंदी पे हैं, पहाड़ों पे होती है बारिश और बारिश के लिए पानी कहाँ से आता है? तो वो पानी आता है समंदर से। समंदर से पानी भाप बना, पहाड़ के ऊपर उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट मिला और वो पहाड़ पे बारिश हुई। तो ये एक पूरा सर्किट इस तरह चलता रहता है। तो आप कह सकते हैं कि आप लोग जो दरियाओं में पानी भी देखते हैं
तो ये भी समंदर से ही आ रहा है, लेकिन ये ज़मीनी रास्ता इख्तियार नहीं करता। ये हवाओं से होके आता है और पहाड़ों के बाद दरियाओं में उतरता है। एक और सवाल पैदा हो जाता है कि जो समंदर का पानी है वो तो खारा है, वो तो नमकीन है, वो तो पीने लायक है नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि जो पहाड़ों से पानी आ रहा है, जो दरियाओं में पानी आ रहा है, वो मीठा पानी है। मीठे का मतलब पीने लायक पानी, और समंदर का पानी पीने लायक नहीं है। तो समंदर का पानी ही जो है वो रिसाइकल होकर एक साइकिल में चल रहा है। यानी समंदर से उठा, भाप बना, हवा में गया, बादल बने, पहाड़ों पे बरसे, पहाड़ों पे बरसने के बाद वो दरियाओं में बहे, और दरियाओं ने फिर बहते बहते समंदर का रास्ता इख्तियार किया। तो समंदर का पानी समंदर से उठा और समंदर में ही गया। तो इस दौरान वो मीठा कैसे हो गया, वो पीने लायक कैसे हो गया। और जो हम पानी पीते हैं और नीचे से निकालते हैं दोस्तों, हमारे नीचे कोई समंदर नहीं है। इस ज़मीन के नीचे पानी के जो है वो बड़े गड्ढे मौजूद होते हैं, जिनसे हम पानी बोर वगैरह करके निकालते हैं। तो ये एक कुदरत का फिल्टर है। कैसे आप समंदर का खारा पानी लें और उसको एक बर्तन में डालें, और बर्तन ऐसा हो कि उससे जो भाप उठे वो उसके ऊपर कोई ऐसी प्लेट वगैरह सिस्टम लगाएं कि वो भाप उठ के साथ वाले बर्तन में चली जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि समंदरी पानी को उबाल के पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इससे समंदरी पानी पीने लायक नहीं होगा। लेकिन अगर उसी पानी के नीचे आग जलाएं तो उससे जो भाप उठेगी, और वो भाप अगर दूसरे बर्तन में जमा हो गई और उसको नॉर्मल तरीके से ठंडा किया गया, तो जो वो पानी निकलेगा वो 100% प्योर खालस पीने लायक पानी होगा, क्योंकि भाप में नमकियात नहीं उठती। यही वजह है कि जब समंदर पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी पानी तो भाप बन के उठ जाता है। जो नमकियात और जहरीले केमिकल्स वगैरह होते हैं वो भाप में ऊपर नहीं उठते, तो भाप में प्योर पानी ही उठता है। और जो खुश्क ज़मीन पे जब वो बरसता है तो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, ज़मीन पे गिरता है तो ज़मीन इसको जज़ब करके आहिस्ता आहिस्ता उसके नीचे गढ़ों में पहुंचा देती है। और जब वो जाती है तो जो इसमें जहरीले केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो ये एक नेचुरली तरीके से फ़िल्टर है कि ज़मीन फ़िल्टर कर देती है उस पानी को। लेकिन जो पानी समुंदर से डायरेक्ट उठ के तो यहाँ पहाड़ों पे पहुँचा और पहाड़ों से दरियाओं में पहुँचा, तो वो जो भाप बन के पानी एक बार उठ गया, तो भाप बन के उठने वाला पानी बिल्कुल प्योर है। जितने भी फिल्टर सिस्टम हैं वो पानी को स्कैन करें, कुछ भी करें, लेकिन सबसे बेस्ट आप खुद सर्च करके देख सकते हैं कि पानी जो है वो पीने लायक होता कब है। अगर आप उबाल के इस्तेमाल करेंगे तो कुछ हद तक वो नमकियात नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो उसी पानी में। लेकिन अगर आप उस पानी को भाप में तब्दील कर दें और उस भाप को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करें और उसका टेम्परेचर लो कर दें, तो वो भाप के शेप से जब दोबारा पानी बनेगा तो वो असल 100% फिल्टर्ड पानी है। तो इस तरह एक बहुत बड़ा कुदरत का फिल्टर कह सकते हैं कि ये एक सर्कल है कि इस तरह समंदर का खारा और नमकीन पानी सूरज की रोशनी से भाप बन के उठता है, और उठा हुआ पानी जो है वो बिल्कुल पीने लायक है। और फिर वही बारिशें करता है ज़मीन पे, पहाड़ों पे, इसी से फिर दरिया बनते हैं। तो इस तरह दोस्तों समंदर का खारा पानी पीने लायक पानी में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों आज हमने ये चीज़ समझी कि बारिश कैसे होती है, हमने ये चीज़ समझी कि दरिया बनते कैसे हैं, क्यों दरियाओं का पानी ख़त्म नहीं होता।
अगर ये पानी पहाड़ों से आता है तो आखिर कब तक ये दरिया चलते, तो पहाड़ों के ऊपर पानी कहाँ से आता है। हमने ये भी सीखा कि समंदर का खारा पानी मीठे पानी में यानी पीने लायक पानी में कैसे कन्वर्ट होता है, और फिर ये भी जाना कि यही समंदर का खारा पानी कैसे जो है वो भाप के ज़रिए मीठे पानी में कन्वर्ट होने के बाद दरियाओं तक पहुंचता है। और इस दुनिया का वाटर सर्कल क्या है कि पहले पानी समंदर में मौजूद, समंदर से फिर भाप बना, भाप बनने के बाद अपने जहाँ जहाँ इसे प्रॉपर इन्वायरमेंट माहौल मिला वहाँ ये बारिश बन के बरसा। पहाड़ों के ऊपर इसका सबसे बेस्ट पॉइंट था क्योंकि ये बुलंदी पे है, तो यहाँ ज़्यादा बारिश हुई तो यहाँ पे फिर पानी जमा रहा। और जब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, इसीलिए हम देखते हैं कि गर्मियों में ज़्यादा दरियाओं में पानी आता है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो दरियाओं के ज़रिए वापस वही पानी फिर से समंदर में, तो समंदर से फिर भाप बना, फिर वहाँ से पहाड़ों से फिर बह के समंदर में। तो ये है दोस्तों हमारा वाटर सर्कल।